गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो आप सभी यहां पर नोटिस कर पाओगे कि भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो टेंशन पिछले 4 साल से चली आ रही है ना, उसको कम करने के रिगार्डिंग एक डील फाइनली हो चुकी है। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि आज से ना, यानी कि 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर, ये 3 दिन ब्रिक्स समिट होने जा रहा है। और ये ब्रिक्स समिट होगा रशिया के काजान के अंदर, राइट। अब यहाँ पर डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी और चाइनीज के प्रेसिडेंट मिलेंगे, प्लस एट द सेम टाइम और बहुत सारी बायोलैटरल मीटिंग्स भी बहुत सारी हो सकता है कि प्लान्ड हो, राइट। तो उससे जस्ट पहले, जस्ट ब्रिक्स समिट शुरू होने से पहले भारत और चाइना के बीच में ये डील हो चुकी है। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी बोल दिया है कि जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो स्थिति 2020 से पहले थी, वही स्थिति के ऊपर दोनों देश वापस चले जाएंगे। ये पिछले कई महीनों से डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, अलग अलग मीटिंग्स हुई थी, एंड फाइनली यहाँ पे हमारे सामने कंसेंसस देखने को मिल जाएगा। अब आने वाले दिनों के अंदर इन्होंने बताया है कि जो भी आने वाले अगले स्टेप्स होंगे उनको लिया जाएगा, एंड जो फोर्सेज हैं वो अपनी स्टार्टिंग वाली जो स्थिति थी 2020 के अंदर वहां पर वापस चली जाएंगी। दोस्तों, डेट है आज की 22 अक्टूबर 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका सीबीडी के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका कॉप 16 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में आप नोटिस करो, काफी सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कॉप 16 कभी बोलते हो, कभी कॉप 27, कभी कॉप 28। देखो, ये अलग अलग है। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे जब हम बात करते हैं ना आपके रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की, राइट, इसके माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट आपके कन्वेंशंस निकल के आई। जैसे फॉर एग्जांपल यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसमें आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करते हो, वो एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीबीडी की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो दरअसल में सीबीडी को भी सिग्नेचर्स के लिए अवेलेबल किया गया था जून 5 1992 को, एंड ऑफिशियली 1993 के अंदर फोर्स में आ चुकी थी। आपको ध्यान ये रखना है कि ये अपने आप में एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इंडिया इसका मेंबर है, पर आपको इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूएस है ना, वो एकमात्र ऐसी यूएन मेंबर स्टेट है जिसने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया हुआ। 196 कंट्रीज कर चुकी हैं, पर यूएस ने यहाँ पे इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ। इसके सेक्रेटरीट आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड इसकी गवर्निंग जो बॉडी है दैट इज सीओपी, जहां पर सब मिलते हैं एंड अकॉर्डिंगली सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। इसके 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, वो यही हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उस चीज को हम कंजर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल यूज हो। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उसका यूज ही बंद कर दो, नहीं, उसका यूज हो, बट ऐसा यूज हो कि वो सस्टेनेबल हो, उसकी आने वाली जनरेशन के ऊपर इफेक्ट ना हो, प्लस एट द सेम टाइम जो बेनिफिट्स आएंगे इन जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से, उनका बेनिफिट सबको मिले, उनका फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग बेनिफिट्स का होना चाहिए। अब इसी के रिगार्डिंग, सीबीडी के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इन सभी प्रोटोकॉल्स का आपका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे एक है आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो 2000 में अडॉप्ट हुआ था एंड फोर्स में आया 2003 के अंदर। आपको कार्टाजीना प्रोटोकॉल में ध्यान ये रखना है कि यहाँ बात हो रही है एलएमओ की, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जो कि उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है। नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 2010 में आया। यहाँ पर बात होती है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की, इनके बेनिफिट्स की, ठीक है ना। इतना इतना पॉइंट ध्यान में रख लोगे ना, तो दैट शुड बी फाइन टू अराइव एट द आंसर कि कहाँ पे क्या क्या बात किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में करी गई। फिर हमारे पास एक आता है आईसी टारगेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कॉप 10 हुई थी सीबीडी की, वहां पर ये डिसाइड किया गया कि कैसे हम टारगेट्स को अचीव करेंगे फॉर द सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020। चलो, ये वाला तो हो गया। अभी लास्ट जो आपका आपका कॉप हुआ था, यानी कि कॉप 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें यहाँ पर ना कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया 2022 के अंदर। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई थी, वो थी 30/30 की। अब ये 30/30 क्या है? देखो, ये वाला 30 तो बात करता है 2030 की, और ये वाला 30 बात करता है कि हमारे जो प्लेनेट का 30% एरिया है ना, इसमें लैंड भी कवर्ड है, इसमें आपका जो सी एरिया है वो भी कवर्ड है, उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि एक तरह से इकोसिस्टम डिग्रेडेशन को रिवर्स करने के लिए हमें ये 30/30 टारगेट को अचीव करना है। 2030 तक 30% हमारा एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो इसने यहाँ पर आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को यहाँ पे रिप्लेस किया। 4 गोल्स हैं, 23 टारगेट्स हैं जो दुनिया को 2030 तक अचीव करने हैं। ये बातें कब हुई थी?
जो आपका कॉप 15 था, ठीक है, पिछले बार का जो कॉप था, अब जो 16वां कॉप है ना 16 सीओपी सीबीडी का, वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है कैली कोलंबिया के अंदर, ठीक है ना। बाकी आप जानते होंगे इसको सीबीडी के नाम से जाना जाता है, यही बातें यहाँ पे करी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो सीबीडी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके हेडक्वार्टर्स या जो इसके सेक्रेटरीट होते हैं वो आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब इसी के साथ एक लिंक्ड मुद्दा है, दैट इज अजोरस आइलैंड्स। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखो पहले तो आप ना इस जगह की लोकेशन समझिए। जैसे आप पोर्टुगल के बारे में जानते होंगे, पोर्टुगल के यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। पोर्टुगल का ही ना आपके दो आइलैंड्स हिस्सा देखने को मिलते हैं। एक है मदिरा आइलैंड। मदिरा आइलैंड और कोई नहीं, ये वही वाला आइलैंड है जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बर्थ हुआ था, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले केबीसी में पूछा भी गया था। एनीवेज ये एक आइलैंड हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक अजोरेस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के ऊपर आपको एक पोंटा डेल गौडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अब क्यों डिस्कस कर लें इस पर्टिकुलर आइलैंड को, क्योंकि एक्चुअल में ना यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इन्होंने अप्रूव किया है लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मेरीन एरिया इन द नॉर्थ अटलांटिक टू रीच द इंटरनेशनल कंजर्वेशन गोल वेल अहेड ऑफ टाइम। क्या मतलब है इस चीज का, देखो मैंने अभी बताया ना हमारा टारगेट क्या है सर, टारगेट है 30/30। तो हमें जो कुछ एरियाज होंगे, कुछ मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया, कुछ आपके लैंड प्रोटेक्टेड एरिया, उनको डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा कि हमने इन पर्टिकुलर एरियाज को यहाँ पे आपके प्रोटेक्टेड कर दिया है। तो यहाँ पर पोर्टुगल का ही आपको जो अजोरेस आइलैंड्स है ना, यहाँ पर ये आपका अटलांटिक का, नॉर्थ अटलांटिक का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मेरीन एरिया बन जाता है जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि पोर्टुगल ने अपना जो टारगेट था ना वो बहुत ही पहले समय से बहुत ही पहले यहाँ पे अचीव कर लिया है। अब ये अजोर्स ग्रुप ऑफ आइलैंड और भी पॉइंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो सारी आपको ज्यादातर जो आपको आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये बने हैं आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ। आप लोगों ने ना ज्योग्राफी के अंदर मिड अटलांटिक रिज के बारे में पढ़ा होगा। ये दरअसल में मिड अटलांटिक रिज का ही एक पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो अजोरेस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की जो मैं आपके साथ बात कर रहा था। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। सीबीडी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी और पढ़ना चाहते हो, वोल्केनिक ओरिजिन है इनका। और यहाँ पर ये अजोर्स ट्रिपल जंक्शन, एक ऐसा जंक्शन जहां पर आपकी 3 टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट मिलती है ना, उसके जस्ट ऊपर आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ और फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। जैसे और पॉइंट्स देख सकते हो, जैसे इसका माउंट पीको हाईएस्ट पॉइंट है इसका आर्किपेलागो का, राइट। एंड ये आर्किपेलागो अलॉन्ग विद मिद्रा, केप वर्दे, आपका कैनरी आइलैंड, ये आपका मैकारोनेशिया का यहाँ पे पार्ट देखने को मिल जाएगा। एंड सोय मुगल जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड है। बाकी जो पॉइंटर्स थे ना वो यहाँ पे इसकी लोकेशन पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली हमें पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज स्कैम से बचो। अब ये क्या मुद्दा है सर, स्कैम से बचो। देखो आजकल आप नोटिस कर रहे हो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी स्कैम्स या साइबर फ्रॉड्स, साइबर स्कैम्स बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल के समय के ऊपर। तो इस वजह से एक नेशन वाइड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि इस तरह से जो आपके ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनको हम एक तरह से रोक पाएं, उनको हम खत्म कर पाएं। और आपको नोटिस ये करना है, यहाँ पर ना हमने एक अप्रोच अडॉप्ट करी है, दैट इज होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। देखो जब सरकार की बहुत सारी मिनिस्ट्री साथ में मिलकर काम करती है ना, तो यहाँ पे अप्रोच देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत अगर आप नोटिस करो इस स्कैम से बचो के रिगार्डिंग, यहाँ पर आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, हमारा जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से अलग अलग मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। पर अगर आपसे पूछे कोई सिंगल मिनिस्ट्री यहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम से हम लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, एक तो जैसे आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो, मान लो जैसे आपका यूजर नेम पासवर्ड था, फिर आपके फोन के ऊपर ओटीपी भी जाता है, फिर आपका फोन के अंदर आप अपना ओटीपी बताओगे तब जाके आप लॉग इन कर पाओगे। तो यहाँ पर एक तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए ओटीपी। ये 2 अलग अलग फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या होता है, आपके कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्लॉक एंड रिपोर्ट हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के प्राइवेसी सेटिंग हो गया। ये सब अलग अलग चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करी जा पाए ताकि उनके साथ इस तरह के स्कैम्स ना हो। ये जो इनिशिएटिव है इसको यहाँ पे 9 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे अभी के लिए लॉन्च किया गया है।
आप बाकी नोटिस कर सकते हो यहाँ पे जो मेटा है ना, बेसिकली जो फेसबुक है, फेसबुक काफ़ी अच्छा कर रहा है इस तरह के स्कैम्स को रोकने के लिए। तो हम उनके साथ भी साथ में मिलकर उसकी एक्सपर्टीज़ को भी यहाँ पे लेवरेज कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो गया उनको हम और अच्छे से सेफ गार्ड कर पाएँ। तो ये नेशनल इनिशिएटिव रहने जा रहा है, जिसके माध्यम से जो 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे, उनको इससे बेनिफिट होगा। वो आने वाले समय के अंदर जो अलग अलग आपके स्कैम्स होते हैं ना, उससे बच पाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एआई मिशन विद न्यू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनिशिएटिव। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो दरअसल में क्या है, इंडिया एआई मिशन की जब बात होती है ना, तो आप जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर एआई के आने के साथ साथ बहुत सारे कंसर्न्स भी अराइज हुए हैं। उन्हीं कंसर्न्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उसी के लिए इंडिया एआई मिशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बात करी जाती है कि हम एआई डेवलप करें, पर वो डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल। ऐसा ना हो कि हम डीप फेक वगैरह इस तरह की वीडियोस के लिए एआई का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम अगर एथिकल तरह से एआई का इस्तेमाल करेंगे, रिस्पॉन्सिबल ढंग से एआई का इस्तेमाल करेंगे, वो सबको बेनिफिट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कोशिश भी ये है कि जो एआई के बेनिफिट्स है ना, वो सब तक पहुंचे, यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ एक लोगों तक पहुंचे, यानी कि एआई का बेनिफिट हम डेमोक्रेटाइज करें। वो भी यहाँ पर आपका इंडिया एआई मिशन का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ये आता है आपकी मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। प्लस आप नोटिस कर पाओगे, हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता आ पाए टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप एआई के अंदर बढ़े, एंड एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज हो। इसी के लिए मिशन यहाँ पे लाया गया था। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे सामने ना एक डीआईसी है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ना दरअसल में मीटी मिनिस्ट्री के द्वारा ही सेटअप करी गई है, ताकि आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, बाकी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो सब कहीं ना कहीं उनको इनोवेशन का डेवलपमेंट करना और उनका डिप्लॉयमेंट करना, ये सारे काम कौन देखता है, ये डीआईसी ही यहाँ पे देखता है। एंड ये सारी टेक्नोलॉजीज आम इंसान तक पहुंचे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बेनिफिट हो, उसके लिए यहाँ पे डीआईसी काम करता है। बाकी इसके एरियाज की अगर हम बात कर लें, तो जैसे आप नोटिस कर पाओगे, मशीन लर्निंग हो गया, सिंथेटिक डेटा जनरेशन हो गया, जो बायस हो गया एआई का, उसको मिटिगेट करना, उसको कम करना, राइट, प्रिवेसी को बढ़ाना, एथिकल एआई हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें इसके ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत ना कुछ 8 नए प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, जिसके माध्यम से रिस्पॉन्सिबल एआई का डेवलपमेंट होगा। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको रिस्पॉन्सिबल एआई या इंडिया एआई मिशन के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल लर्निंग वीक को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देखो आप लोगों ने ना कर्म योगी के बारे में सुना होगा, मिशन कर्म योगी। कर्म योगी जो वर्ड आता है ना, वो दरअसल में गीता में भी इसका मेंशन है, जो हमारी जो भगवत गीता है, वहां पर यही बात किया गया है कि कर्म योगी एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। बेसिकली जो हम बात नहीं करते निष्काम कर्मा की, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, राइट, अपने लिए मत सोचो बहुत ज्यादा, राइट। तो एक तरह से हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो भी तो कर्म योगी ही होते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए, देश के लिए कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं। अब ये जो प्रोग्राम था ना, मिशन कर्मयोगी, इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से यही है कि हमारे जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे, उनको हम फ्यूचर रेडी करें, उनको और क्रिएटिव बनाएं, कंस्ट्रक्टिव कराएं, इनोवेटिव कराएं, एंड थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। अब ध्यान रखना, सिविल सर्विसेज का मतलब सिर्फ आपका ये नहीं है यहाँ पे कि आईएएस आईपीएस आईआरएस, नहीं। ये सिविल सर्विसेज कोई भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है जो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मिशन कर्मयोगी के अंदर आपके अलग अलग पिलर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो हो गया आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क, की प्रॉपर ट्रेनिंग की पॉलिसीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क हो गया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है रूल से रोल की। हम लोग ना कई बार ऐसा होता है, आपके जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो रूल के ऊपर कई बार बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि रूल बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा। और कई बार वो जो रूल होता है ना, वो गाइड करने की जगह उल्टा मिस गाइड करने लग जाता है, या कई बार उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। कई बार प्रॉपर जो बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो जो रोल होता है ना इनका, वो रोल इनका सिविल सर्वेंट का क्या होता है कि लोगों की सेवा करना। वो रोल के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान में देना है, रेदर देन कि हम सारे के सारे लॉज के अंदर यहाँ के फंस के बैठे हुए हैं। ऊपर से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया है मिशन कर्मयोगी के अंदर। मैं वो फ्रेमवर्क भी आपको समझा दूंगा कि क्या स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप बात करोगे, यहाँ पर कर्मयोगी आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके माध्यम से लर्निंग होगी। इसके अलावा साथ साथ बात करें EHRMS है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस डेटा एनालिसिस यहाँ पे होती रहेगी, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन यहाँ पे प्रॉपर होता रहेगा। ये अलग अलग पिलर्स हैं मिशन कर्मयोगी के। जब मैं बात कर रहा था इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आपके सामने यहाँ पर एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है, ताकि जो भी ट्रेनिंग होनी है उसके क्या क्या रिसोर्सेज होंगे,
क्या क्या स्टैंडर्ड्स उसके होंगे, वो काम किसका है, सीबीसी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का। इसके अलावा आपकी एक टॉप मोस्ट बॉडी देखने को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल, जो कि आपका डायरेक्शन देती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो सारे के सारे प्लान्स को देखता है किस हद तक काम हो चुका है, क्या क्या काम करना बचा हुआ है। इसके साथ ही साथ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी यहाँ पे बनाया गया है। ये है आपका मिशन कर्मयोगी, इस तरह से पूरा का पूरा काम करता है। अब हुआ क्या है ना, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल लर्निंग वीक को लॉन्च किया हुआ है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अब सब लोग क्या करेंगे, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं ना, वो कुछ नया सीखेंगे, उनके अंदर कुछ नए स्किल्स यहाँ पे उनको दिए जाएंगे, ताकि जो वर्क फोर्स है ना वो और अच्छे से फ्यूचर के लिए प्रॉपर रेडी हो पाए। तो कोशिश क्या है, वन गवर्नमेंट मैसेज देने की, ताकि हर कोई अलाइन रहे नेशनल गोल्स के साथ। देखो, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम समझेंगे नहीं हमारे गोल्स क्या हैं, तब तक हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट करने की यहाँ पे बात है। इनफैक्ट ना, यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे पढ़ा था, दैट इज विद रिगार्ड्स टू 70-20-10 मॉडल। 70-20-10 मॉडल का मतलब पता क्या है, यहाँ पर जो 70% लर्निंग होगी आपकी, वो ऑन द जॉब लर्निंग होगी। जब आप कहीं पे काम करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती होती, पर वो आप सीखते रहते हो। 20% सीखोगे आप अपने पीयर से, अपने जो साथ में आपके लोग काम कर रहे हैं, एंड 10% आपको फॉर्मल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। तो यानी कि ना, बस ऐसा नहीं होता कि आपको एक बार ट्रेनिंग दे दी, जैसे आप मान लो लबासना गए, लबासना के अंदर ट्रेनिंग दे दी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, देनी ही चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही ट्रेनिंग दी, नहीं। आप जब कहीं ना कहीं काम करते हो, तब भी आप अपने आसपास के लोगों से सीखते हो। आपको फॉर्मल ट्रेनिंग भी साथ में साथ होगी, और ऑन द जॉब लर्निंग तो होगी होगी। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की यहाँ पे बात है। ऐसा नहीं कि आपको बस एक बार पढ़ा दिया, एक बार आपको समझा दिया, फिर वही चीज आप करते रहोगे, नहीं। कुछ इनोवेट करो, कुछ नई नई कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर भी आपको काम होना चाहिए। एंड साथ ही साथ ये जो लर्निंग होगी, वहाँ पर आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ताकि आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे सिखा पाएं। तो ये है आपका प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल लर्निंग वीक। थोड़ा अगर आपको और कुछ पॉइंटर्स देखने हैं, तो हर कर्मयोगी को यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, इस हफ्ते के अंदर कम से कम 4 घंटे की लर्निंग तो करनी ही करनी है। उनको यहाँ पे अपने टारगेट्स अपने अचीव करने होंगे इस पर्टिकुलर आई गॉट प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो आपकी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पर सेमिनार्स होस्ट करेंगी, एंड डोमेन स्पेसिफिक वो जो आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। ये फोकस है NLW या नेशनल लर्निंग वीक का। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज नाफेड। अब देखो, नाफेड ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। कंट्रोवर्सी में पता क्यों आया है, क्योंकि देखो, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने ना एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया एज एन, इन्होंने यहाँ पे एक पर्सन को नाफेड के अंदर अपॉइंटमेंट कर दी, ठीक है। अब कुछ दिन बाद पता क्या हुआ, जो अपॉइंटमेंट कमेटी है हमारी कैबिनेट की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बंदे को हटा दिया और उसकी जगह के ऊपर एक नया बंदा यहाँ पे रख दिया। तो बेसिकली यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जिस बंदे को अपॉइंट किया था ना, उस बंदे को हटा दिया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ये थी न्यूज। हम बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, हम नफेड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नफेड क्या है, प्लस एट द सेम टाइम आपका जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है वो क्या चीज है। देखो, आप लोग ना कोऑपरेटिव सोसाइटी तो समझते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं होती, एक तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा फॉर्म होती है, और उनका कोई ना कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे सब लोगों का भला किया जाए, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर किसानों का आपका हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और जो भी वहां से फिर वो कमाई करेंगे, वो सारे के सारे ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर बांट दिया जाएगा, उससे सबको बेनिफिट होगा। एक इंसान तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो सारे के सारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में मेंबर्स के विद इन यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पर जब मैंने बात कर दी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की, तो आप साथ में वर्ड यूज कर लो एग्रीकल्चर। तो जो नाफेड है ना, दरअसल में इसको 2002 के अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इसको रजिस्टर करके यहाँ पे एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया गया था फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, और 1958 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था, पर रजिस्टर ये 2002 के एक्ट के अंतर्गत है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इसका पर्पस ये भी है कि आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका ट्रेड प्रमोट करें, आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ट्रेड प्रमोट हो, एंड जिससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। हेडक्वार्टर इसके आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं, पर इसके और भी आपको रीजनल ऑफिस आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था नाफेड। नाफेड की वर्किंग के लिए कुछ लोग काम करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक बंदे को अपॉइंट भी कर दिया। पर जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, जिसके अंदर आपके प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर, बस दो ही लोग हैं। एक्चुअली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन और कोई नहीं, वो आपके अमित शाह जी ही हैं। तो आपके आज के समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी
और एट द सेम टाइम जो अमित शाह जी, बस दो ही लोग आपको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा देखने को मिल जाते हैं, जिसमें चेयर करते हैं मोदी जी खुद, राइट। तो ये दो लोगों की जो कमेटी है, इसने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, ये अपॉइंटमेंट गलत है, हम अपॉइंट करेंगे अपना बंदा। तो उस बंदे को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है इन द नाफेड। बाकी देखो, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का रोल यही रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर और ऑटोनमस बॉडीज की जो की पोजीशन है, वहां पर सीनियर ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी, यही काम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का। तो आई होप ये जो टॉपिक था नाफेड और एसीसी के बारे में, ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। यूपीएससी ने 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि सारे शायद रिवर्स के बारे में आइडिया ना हो, बट कोई बात नहीं, अब यूपीएससी ने पूछ लिया है, हम कोशिश कर लेंगे सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट के बारे में। काफी न्यूज में रहा है पिछले साल के अंदर, तो डेफिनेटली इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका रहा। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू साइक्लोन्स। साइक्लोन्स बहुत बार न्यूज में आते भी रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में। देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्टैटिक वाला ज्यादा है, तो इसको आप डेफिनेटली अपनी लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ सकते हो। एक्चुअल में आपको मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। इसका ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला यहाँ इनकरेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था पैक के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर आपको 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर आपको राज्यसभा के देखने को मिल जाते हैं। डेफिनेटली इसका जो फॉर्मेशन था 1921 के अंदर ही था। 1919 के अंदर आप जानते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, या जो इसको आप मॉटफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हो, उसके बाद पैक को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है, राइट। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पे, वो डेफिनेटली स्पीकर ऑफ लोकसभा ही यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। एक बात आपको ध्यान में पता क्या रखनी है कि एक ना कन्वेंशन आ चुकी है। कन्वेंशन मतलब एक प्रथा जिसको हम बोलते हैं। प्रथा ये है कि आपका जो इस कमेटी, जो पैक के चेयरपर्सन होंगे ना, वो आपके आएंगे ऑपोजिशन से। यू मस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे आप लोगों ने एस्टिमेट कमेटी के बारे में सुना होगा, जहां पर सारे के सारे मेंबर, जो 30 मेंबर होते हैं, वो लोकसभा से आते हैं। वहां पर कन्वेंशन क्या है? वहां पर कन्वेंशन है कि जो सरकार है, उसी के जो रूलिंग पार्टी है या सरकार है, उसकी तरफ से ही जो चेयरपर्सन होगा वो होता है, मतलब दैट इज अ कन्वेंशन। बट पैक के अंदर इसका उल्टा है। पैक के अंदर आपकी जो ऑपोजिशन होती है ना, वहां से चेयरपर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज अ कन्वेंशन। ये ऐसा कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बाकी जो थर्ड स्टेटमेंट है कि मिनिस्टर इस पर्टिकुलर कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते, ये बात भी अपने आप में करेक्ट बिल्कुल बन जाती है। तो तीनों की तीनों यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है आपका कि भाई करेक्ट क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट तो क्या हुआ सर? नॉट करेक्ट तो नन ही होना चाहिए ना, क्योंकि सारी की सारी तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था आपका एलडीएफ के बारे में, लॉस एंड डैमेज फंड। अब आप लोग जानते होंगे लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब क्या है। लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब एक ऐसा फंड बनाना जिस फंड के माध्यम से आपकी जो कंट्रीज हैं या जो कुछ रीजन्स हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, या फिर सी लेवल राइज करने की वजह से, या कुछ इस तरह के क्लाइमेट चेंज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जिनके ऊपर पड़ा है ना, उन रीजन्स को हम अगर मदद करें, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फंड है लॉस एंड डैमेज फंड। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो इजिप्ट के अंदर जो आपकी कॉप 27 देखने को मिली थी 2022 के अंदर, UNFCCC की, उसके अंदर स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो देखो 2022 में बना था, तो उसके मतलब उसके रिगार्डिंग 4 साल के लिए ये बोला गया कि 4 साल के लिए जो आपका वर्ल्ड बैंक होगा ना, वो इंटरिम होस्ट होगा। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, जो वर्ल्ड बैंक है वो इंटरिम होस्ट इसके लिए यहाँ पे होगा। तो इसलिए सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछा हुआ था, तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, तो हमारा आंसर अकॉर्डिंगली बन जाएगा, राइट। अब बात करें ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि जो OPHI है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और साथ ही साथ आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट निकालता है, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ UNDP है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें, CGI की जो अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी देखी जाती है, वो एज के बेसिस के ऊपर नहीं, बल्कि कितने साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्व किया है उसके हिसाब से देखी जाती है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज की बात बिल्कुल ठीक है, हमने देखा भी था टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बन जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।